नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन पर। वेलकम फ्रेंड्स ऑन सक्सेस पाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज संडे है और हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। इस चैनल पर हम टॉपिक वाइज सबसे कठिन विषय इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। चर्चा केवल उतनी ही करेंगे जितनी आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे, यानी टॉपिक लाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उस पर आने वाले प्रश्नों के बारे में बताएंगे और उसके साथ टॉपिक को क्लोज करेंगे। मतलब इकोनॉमी जैसे कठिन सब्जेक्ट को एकदम आसान तरीके से खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा पहला टॉपिक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, आपसे अगर जनरल भाषा में पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। तो नेशनल इनकम क्या होती है किसी भी देश के लिए? क्यों ज़रूरी है नेशनल इनकम? सब चीज़ों की चर्चा करेंगे बेहद ही आसान भाषा में। ठीक है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य जो होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी एक पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए, एक पूरे देश के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज जो होंगी, वैल्यू ऑफ सर्विसेज, उन सभी का जो जोड़ होगा उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। अब फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। फाइनल गुड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वो लास्ट नंबर जहाँ पे वो कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। मतलब उसके बाद वो चीज़ अनयूजफुल हो जाती है, वो ज़रूरी नहीं होती, वो उत्पादन के कार्य में कार्य लायक नहीं होती। जैसे कि एक बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री वाला आटा लेकर जाता है, बिस्कुट बनाता है और वो बिस्किट कहते हैं हमारे एक देहाती भाषा में। तो बिस्कुट को वो खाने वाले व्यक्ति के पास जाता है, वो खाने वाला व्यक्ति बिस्कुट का कुछ भी इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं कर सकता, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। उसी तरह से सर्विसेज की अगर बात की जाए, सेवाओं की बात की जाए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सर्विसेज हो गई, सेवा हो गई, इन दोनों का जोड़ हमारा नेशनल इनकम कहलाता है किसी भी देश के लिए। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि क्यों ज़रूरत होती है किसी भी देश की नेशनल इनकम की? तो नेशनल इनकम से हमें पता लगता है कि उस देश की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, वैश्विक स्तर पर वो देश किस स्थिति में है, किस प्रकार से उस देश में इकोनॉमी का कार्य हो रहा है। जैसे कि नेशनल इनकम जिस देश की ज़्यादा हो, उस देश में जो वेलफेयर का वर्क होगा वो ज़्यादा होगा और वो देश विकसित कहा जाएगा। तो अगला हम देखते हैं नेशनल इनकम में ही जीएनपी और जीडीपी क्या होता है। बात करेंगे पहले जीडीपी की, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। अगला है जीडीपी। तो जीडीपी के बारे में क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस का मतलब क्या होता है? सकल होता है, मतलब ओवरऑल होगा, ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन होगा ओवरऑल की बात हो रही है। अगर परिभाषा देखा जाए तो एक राष्ट्र की सीमा के अंदर एक जो एरिया है, एक जो देश का क्षेत्रफल है, उसके अंदर कमाई गई सारी आय, चाहे वो भारतीय की हो या फिर विदेशी की हो, मतलब प्रोड्यूस की गई सारी इनकम, सारी जो भी प्रोड्यूस्ड की गई इनकम होगी,
एक घरेलू सीमा के भीतर, वो चाहे आपका फॉरेन हो या फिर इंडिविजुअल हो, उस कंट्री का, उन सबको मिलाकर अगर निकाला जाए तो उसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसका, ग्रोस है, कहाँ का, एक नेशनल का। एक नेशनल बाउंड्री के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो चाहे विदेशी हो या फिर अपने देश का हो, वो दोनों बराबर होगा, जीडीपी उसी को कहा जाता है। अगली हमारा कंसेप्ट है जीएनपी। इन सब का संबंध है नेशनल इनकम से, वो सीधा संबंध है, हम आगे देखेंगे। पहले आप परीक्षा की दृष्टि से जो परिभाषाएं आती हैं उनको तोड़ना सीखिए, उनकी लैंग्वेज को प्लग करके, उन चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के, उन चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अलग किया जाता है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात की जाए, जब हम विदेशी लोगों की आय जो भारत में कमा कर भारत से बाहर पैसे भेज रहे हैं या फिर भारत से बाहर अपनी इनकम भेज रहे हैं को जीडीपी से हटा देते हैं, और जो विदेशी लोग भारत में विदेश से कमाकर अपना इनकम भेजते हैं, अपना जो आपका कहते हैं कि प्रोडक्ट भेजते हैं, प्रोडक्ट मतलब हो गया आपका इनकम ही मान के चलिए, यहाँ पे उनको हम उनके डिफरेंस को जोड़ेंगे, उनके डिफरेंस को आपस में मिलाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाए कि हमारे यहाँ से जो बाहरी व्यक्ति अपने देश में पैसे भेज रहा है प्लस हमारे देश का आदमी जो हमारे देश में पैसे भेज रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को जोड़ेंगे, तब वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका ग्रोस डोमेस्टिक का ग्रोस नेशनल बन जाएगा। ग्रोस नेशनल कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें जो नेशनल लोग होंगे, जो उस देश के इंडिविजुअल्स होंगे, वही केवल पैसे भेज रहे हैं ना, तो इसीलिए जो है उन्हें हम कहेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखिए जीएनपी और जीडीपी को इस फार्मूले से बड़े आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जीएनपी का मतलब क्या होता है, हम जीडीपी में फॉरेन की इनकम जोड़ के इंडियन की इनकम, फॉरेन की इनकम घटा के और इंडियन की इनकम जोड़ देते हैं, -F लिखा हुआ, तो फॉरेन की जो इनकम ₹100 उसको हम घटाएंगे प्लस इंडियन की इनकम जोड़ेंगे, या फिर दोनों का अंतर निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे जीएनपी। यानी हम फॉरेन की इनकम और इंडिविजुअल की इनकम का जो अंतर कहेंगे उसको हम कहते हैं नेट फॉरेन इनकम। विदेश का जो फॉरेन इनकम नेट होगा उसको ही हम कहेंगे नेट फॉरेन इनकम, जो कि विदेशी कमाई से, जो फॉरेन का आदमी उसकी कमाई से प्लस इंडियन की कमाई जो होगी उनका जो अंतर होगा उससे हम नेट फॉरेन इनकम कहेंगे, उसे ही हम जीडीपी में जोड़ेंगे, वो जो जीएनपी तब कहलाएगी। ठीक है, तो फिर एक बार समझ लीजिए जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर एक बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग जो कमा रहे हैं सारा हिस्सा होगा वो जीडीपी। जीएनपी का मतलब होता है कि जो हमारे देश का व्यक्ति है वो बाहर देश में जो रह रहा है, नहीं, फिर से आप इजी लैंग्वेज में समझिए कि जो जीएनपी का मतलब होता है कि जो हमारे देश का आदमी इतने लोग हैं प्लस में जो हमारे देश के आदमी बाहर रहते हैं उनकी इनकम। ठीक है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और उसके बाद उसमें जो हमारे देश से बाहर पैसे भेज रहे हैं उनको हम घटा देते हैं, वो होता है जीएनपी। यानी नेशनल लोगों जो अपने एक देश के इंडिविजुअल की टोटल कमाई होगी, चाहे वो देश में रहें चाहे वो विदेश में रहें, उन्हीं को हम कहते हैं जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैं अगर आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अलग हो गया होगा। नेशनल दिमाग में याद रखिए, नेशनल मतलब हम इंडियन हैं तो हम जितने इंडियन हैं, चाहे हम कहीं पे भी रहें, अगर हम इंडिया की धरती से जुड़े हुए हैं, हमने अपनी इनकम अपने देश में भेजनी है, उसे ही हम कहेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। उसी जगह हमारे यहाँ का जो अमेरिकी आदमी रहता है, जो चाइनीज रहता है, जो बांग्लादेशी रहता है, जो पाकिस्तानी रहता है, जो जापानी रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है, वो अपनी कमाई अपने देश में भेजेगा, उसकी इनकम को हम घटाएंगे और अपने इंडियन को, अपने सारे इंडियंस की इनकम को जोड़ेंगे, वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं कि अब ग्रोस और नेट का मतलब इसमें मैंने फिर से समझाया कि जैसे ग्रोस क्या होता है, इट इज एग्रीगेट वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन। ग्रोस का मतलब यही होता है कि कुल मूल्य में जिसमें कोई चीज़ घटाई ना गई हो। नेट का मतलब होता है कि जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, जब उसमें से हम माइनस चीज़ें घटाते हैं जो हमारे लिए नहीं है। हमें नेशनल अगर चाहिए तो हमें नेशनल लोगों का ही चाहिए। ग्रोस का मतलब होगा कि अब इसमें नेशनल और जो है फॉरेन दोनों जुड़ जाते हैं, वो नहीं चुना चाहिए, तो वो आकर नेट हो गया। जब हम सकल में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तब हम नेट पाते हैं। नेट डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे ये समझेंगे कि
डेप्रिसिएशन का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनकी इनकम को हम निकाल देते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। वैसे डेप्रिसिएशन का मतलब हो किसी भी चीज़ का मूल्य का घट जाना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मूल्य का घट जाना, जो मूल्य का मेन वैल्यू है उसमें से जो मात्रा घिसाई से घट जाती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो यहाँ भी समझना है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कथन मैंने और अंदर लिखा है कि इंडिया जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी बिकॉज लेस नेट इन फॉरेन इनकम। हमारा कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ से जो लोग बाहर पैसे ले जा रहे हैं उनसे हम बाहर से कम पैसे कमा के इंडिया में ला पा रहे हैं। तो ये इंडिया में इसीलिए जीडीपी हमेशा ज़्यादा होती है जीएनपी से, क्योंकि जीडीपी में हमारे यहाँ लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ से वो ज़्यादा लाभ उठा के वहाँ ले जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप चाइना का उदाहरण ले सकते हैं कि चाइना की मोबाइल की कंपनी कितने सारे पैसे उठा के ले जा रही है, उनके ऐप्स कितने सारे पैसे लेके जो है इंडिया से लेके जा रहे हैं। तो चाइना में कितने लोग इंडिया के हैं, कितने लोग इंडिया के हैं, आप विचार कर सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि वाई जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। आप आंसर आपके मन के अंदर निकल के आएगा। अगला हम देखते हैं मार्केट प्राइस किसे कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। मतलब कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है बाजार मूल्य किसे कहते हैं और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। एक चीज़ का उदाहरण आप समझेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप सपोज करना पड़ेगा आपको कि आपके पास एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री किस चीज़ की होगी, बहुत अच्छी फैक्ट्री हम खोलेंगे मोबाइल की। ये मोबाइल की फैक्ट्री हमारे पास में है, हमने सारा उगड़ गुम्बड़ मंगाया उगाया, पूरा सिलिकॉन उलकॉन का चिप्स वगैरह लेके आए, हमने मोबाइल बना दी 5,000 की। ठीक है, हमने पूरा 5,000 रुपये खर्चा कर दिया। हमने कहा कि हम इसकी रिटेल प्राइस रखेंगे 8,000 रुपये। अभी 8,000 हमने रखा, हमें मिलना चाहिए था 3,000 रुपये, लेकिन हमें 3,000 क्यों मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों मिलेगा कम, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो 5,000 रुपये हो गया, जो हमारी जो है आपके प्रोड्यूस करने की टोटल खर्चे लगे, वो हमारा हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब कारक लागत। मतलब हमने जो चिप लगाई, जो बैटरी लगाई, जो कैमरे लगाए, जो भी हमने रैम लगाया, उसके चक्कर में जितने पैसे खर्चा कर दिए उस मोबाइल को बनाने में, लेबर का खर्चा, वो हमारा हो गया 5,000 रुपये। और ये जो 8,000 रुपये हमने जो बाहर के लिए रखा, वो हमारा हो गया मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस पे इतना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 5,000 रुपये इंडिया में बन रहा है, भारत सरकार कह रही है कि हम जो है लोकल को वोकल करेंगे, लोकल का प्रोत्साहन देंगे, ऐसा करके हम बनाएंगे। तो ये 5,000 रुपये में गवर्नमेंट हमने कहा हम 8,000 रुपये रखेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमें आपको जो है 500 रुपये सब्सिडी देते हैं। प्लस में क्या करना है, आपको इसकी कीमत कितनी रखनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,500 रुपये से आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बाजार मूल्य 5,500 हो जाएगा और हमारी जो इन फैक्टर मार्केट प्राइस वो फैक्टर कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें सरकार ने 500 रुपये दिए और हमारी जो फैक्टर कॉस्ट होगी वो 45 रुपये की, हमें बेनिफिट पूरा मिल रहा है। तो इस तरह से हम एक बार फिर से समझ लिए कि फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, मार्केट कॉस्ट किसे कहते हैं। मार्केट कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कीमत है जिसमें किसी भी सामान को बाजार में बेचा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मार्केट प्राइस होती है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जिस पे हमें वो चीज़ें जो है बनाने पे मिलती हैं, वो फैक्टर कॉस्ट होता है। इसका भी नेशनल इनकम में बड़ा रोल होता है, हम आगे चर्चा करेंगे फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का। ठीक है, तो ये देखिए एक मैं वो फिगर अभी बाद में समझाऊंगा मैं, उसमें बड़ा आसान चीज़ दिया हुआ है, आपको फॉर्मूले निकालना बताऊंगा। इसमें देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय किस और नाम से जानी जाती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जानी जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा कि भारत में राष्ट्रीय आय कौन निकालता है, भारत में राष्ट्रीय आय निकालता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो भारत में 3 तरह के राष्ट्रीय आय के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लास 12 के एनसीईआरटी में आप अगर देखोगे ये चीज़ें बड़े स्पष्ट रूप से दी गई है और आपको चाहिए कि आप एक बार उसको रीड करें, फिर भी आप क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आय का तरीका होता है इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और प्रोडक्शन मेथड होता है। तो जो ये प्रोडक्शन मेथड होता है यही हमारा जो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में वो करता है, उसके बेस पे हम नेशनल इनकम जो निकालते हैं। बाकी सबसे अच्छा तरीका एक्सपेंडिचर मेथड माना जाता है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ये 3 मेथड होते हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ये देख लेते हैं, अब हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, ये है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से नेटेड नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, मूल्यह्रास घटा देंगे।
तो जो ग्रोस से हम नेशनल में आने के लिए मूलहरास घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्राइस एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम NNP से MP निकालना है, हमें जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट है उससे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये नेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है डोमेस्टिक प्राइस निकालने के लिए नेट फॉरेन इनकम जो होगी वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा निकलेगा ये डोमेस्टिक। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक हमारा घरेलू है और नेट नेशनल का मतलब पूरे राष्ट्र का हो गया, पूरे राष्ट्र का हो गया, राष्ट्रीय चाहिए हमें, तो इसमें डोमेस्टिक अगर जुड़ जाएगा फॉरेन इनकम तो ये आ जाएगा आपका। फिर आगे देख लेते हैं हम GDP एर GNP से हम मार्केट प्राइस से अगर GDP मार्केट प्राइस निकालना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? GNP से GDP निकालेंगे तो वही नेशनल नेट नेशनल फॉरेन इनकम होगा वो घटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा आपको, माइनस NFI लिखने का मतलब ये है कि माइनस में आपको NFI करना पड़ेगा, मतलब माइनस का ये प्लस जोड़ोगे आप तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में आपको नेट फॉरेन इनकम जोड़ना पड़ेगा। नेट फॉरेन इनकम के मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। नेट फॉरेन इनकम का मतलब क्या होता है कि जो बाहर के लोगों का कमाया हुआ धन है प्लस जो इंडिया के लोगों का कमाया हुआ धन, उनका आपस में जो अंतर होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो उससे हमें डोमेस्टिक मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हम GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से अगर हमें नेट जो है ग्रोस नेशनल क्या करना पड़ेगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आपको उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाने होंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होंगे इनको घटाने होंगे। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेंगे? जो आपकी सब्सिडी होगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो आपका कच्ची कीमत होती है। ठीक है, कच्ची कीमत से जब मार्केट प्राइस बनाते हैं तो मार्केट प्राइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हमारे जो नेट कीमत होती है, जो नेट कीमत होगी फैक्टर कॉस्ट की, उसमें हमें सब्सिडी जो है जोड़ लेते हैं और आपका टैक्स को घटा देते हैं, या फिर टैक्स को जोड़ लेते हैं। ये सेम ही बात होगी। कुल मिलाकर टैक्स का अंतर और सब्सिडी का अंतर जो होता है वो जोड़ लेते हैं। सब्सिडी और टैक्स का जो अंतर होता है उनको जोड़कर हम मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस आता है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। देखिए, जैसे हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हम फैक्टर कॉस्ट तो कम होता है। फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे? हमें सरकार टैक्स लेगी, हम टैक्स को जोड़ देंगे, लेकिन हमें सरकार को सब्सिडी देती है तो उसको हम घटा देंगे। तो ये हमारा जो T-S आ गया, जो टैक्स में से सब्सिडी हमने घटाई, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, मतलब अगर इसमें कोई पॉजिटिव आता है तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वो फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होगा, अगर निगेटिव आता है तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वो लोअर देन जो है फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई आपको? अब यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमसे ये कहा जाए कि आप GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, क्या करेंगे आप? तो इसमें आपको नेट फॉरेन इनकम घटानी पड़ेगी। नेट फॉरेन इनकम का वही चर्चा मैंने बताया आपको कि कैसे निकालेंगे। नेट फॉरेन इनकम निकालने के लिए बस सेम ही है कि बाहर के लोगों का जो आय है, जो बाहर के लोग अपने यहाँ भेज रहे हैं, दोनों का आपस में घटा दो तो नेट फॉरेन इनकम हो गया। GDP एट फैक्टर कॉस्ट से हमें अगर NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो GDP से अगर NDP निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, जिससे आपका ग्रोस का क्या हो जाएगा? नेशनल आ जाएगा। अगर GDP MP है, मार्केट प्राइस है GDP का, उससे NNP-FC लाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट लाना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? GDP से हम अगर NNP में आते हैं तो G से N लाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, नेट फॉरेन इनकम जोड़नी पड़ेगी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स फिर घटाना पड़ेगा, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं। थोड़े से आपको इनमें जो इसका मैप बनाया मैंने, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और देख के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। NIT का मतलब है कि नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, NFI का मतलब है नेट फॉरेन इनकम, DEP का मतलब है डेप्रिसिएशन, और जो साइन लिखे हुए हैं इस साइन के बेस पे ही ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल इनकम हो गया, उससे संबंधित फार्मूले हो गए। बेहद इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ मैंने क्वेश्चन बताया आपको, ये 2-3 क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला मैं दूसरा टॉपिक उठाता हूँ, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मुद्रा मार्केट जो होता है, मुद्रा बाजार होता है। मुद्रा बाजार का मतलब ये होता है कि जो आपकी मनी होती है उसका आप ऑपरेशन कैसे करते हो, कैसे आप उसका यूज़ करते हो, कैसे वो बढ़ता है। तो जो इसके 8 इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट अपनाती है वो 8 इंस्ट्रूमेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल जो है इससे क्या करती है सरकार जो होती है वो 364 दिन के लिए तरलता की कमी को पूरा करती है। मतलब 1 साल से 1 दिन कम के लिए मिड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अप टू पीरियड ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 364 डेज। ठीक है, और ये 1986 में आया था। इसे टी बिल या ट्रेजरी बिल कहते हैं। इसे जारी तो करती है सरकार लेकिन बैंक के थ्रू जारी करती है। ठीक है, दूसरा आपका है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जारी करती हैं और ये 1990 में आया था और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगला है जमा प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तीसरा है वो आया था 1989 में, 1 साल के लिए आया था और ये 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। इसमें आपको जो है पहले से रेट बताया जाता है कितना रुपए % के हिसाब से मिलेगा और इस हिसाब से ये जमा किया जाता है। अगला है कमर्शियल पेपर जो कि 1990 में आया था। इसे यूज़ करते कौन है? इसे यूज़ करते हैं कॉरपोरेट हाउसेस यूज़ करते हैं। अगला है कॉल मनी। कॉल मनी कई बार पूछा गया कि ये क्या होता है। तो ये एक लैंडिंग जनरली फॉर 1 डे और मैक्सिमम 14 दिन, यानी 1 दिन से लेकर 14 दिन के लिए जो है मनी की मांग को रखा जाता है, कॉल मनी कहा जाता है। एक अलग से इसका इंटरेस्ट रेट रखा जाता है उस बेस पे। छठवां इंस्ट्रूमेंट है आपका कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल। इसे 2009 में शुरू किया गया था और ये मैच्योरिटी 91 दिन के से कम दिन के लिए जारी की जाती है। जो ये कैश मैनेजमेंट बिल जारी किया जाता है 91 दिनों से कम के लिए जारी किया जाता है। सातवां म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी जो है एक कम्पिटेटिव माना जाता है। इसमें जो है बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं जिसको पेशेवर व्यक्ति द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है या बैंक, वो व्यक्ति बैंक भी हो सकता है कि उसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। इसके उदाहरण के आप SIP को जान सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट का आपका प्रोग्राम है उसे SIP कहते हैं। म्यूचुअल फंड का काफ़ी माना जाना एक रूप है, अभी प्रचार भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। तो ये देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें बहुत सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं जिसको एक जो प्रोफेशनल व्यक्ति होता है वो मैनेज करता है। वो प्रोफेशनल व्यक्ति बैंक भी हो सकता है और ये रेगुलेटेड किया जाता है SBI और RBI के द्वारा। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक रिस्क का काम होता है। इसमें लगातार रेट घटते या बढ़ते रहते हैं, तो ये एक जो है एक रिस्की सौदा माना जाता है। ठीक है, तो यही इंग्लिश में भी दिया हुआ, इट इज़ अ फंड इन विच लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर पुट देयर मनी एंड मैनेज्ड बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट। अगला है रेपो दर एंड रिवर्स रेपो दर। रेपो दर का मतलब होता है वो दर जिसमें जो है RBI दूसरे बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है। ये जो छोटा समय होता है तो बैंकों को जब कभी आवश्यकता पड़ती है पैसे की तो वो RBI से पैसे लेती है और RBI जो है इंटरेस्ट रेट लगाती है, उसे हम कहते हैं रेपो दर। ठीक है, रेपो रेट कहते हैं मिनिमम, अगर मान लीजिए रेपो का मतलब होता है 90 डेज, तो 90 डेज़ के लिए जो है रेट पे ये इंटरेस्ट मिलता है, इसे हम जो है रेपो दर कहते हैं और RBI इसी से पैसे देता है। लेकिन अगर लिक्विडिटी वगैरह से कुछ ऐसा इशू पड़ जाए तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब RBI जो है बैंकों से पैसे लेती है तो वो दर जिससे RBI दूसरे व्यवसायी बैंकों से लोन लेता है उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और एक चीज़ आप याद हमेशा रखेंगे कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो हमेशा कम होता है किससे? रेपो रेट से। ठीक है, आप कभी मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो रेपो रेट से कम होगा, क्योंकि RBI हमेशा कम ब्याज दर ही देती है, जबकि जब अपना मनी देती है तो वो ज़्यादा ब्याज दर से देती है। ठीक है, और एक इसका संबंध होता है कि रिवर्स रेपो रेट अगर आपका ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है,
मतलब रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा दे देगी आरबीआई, ज़्यादा पैसा बैंकों को जो है ब्याज देने लग जाएगी, तो बैंक उठा के सारे पैसे उनको दे देंगे, तो लिक्विडिटी इससे कम हो जाएगी। यही इसमें लिखा हुआ है कि मैंने जो अभी बताया कि आपको हमेशा कि रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से, या फिर रेपो रेट इज़ ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट जो होता है वो ज़्यादा होगा हमेशा रिवर्स रेपो रेट से। तो इसी के साथ में ये क्लास ख़त्म होती है दोस्तों। आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ ही आप बताएंगे कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए जिसकी क्लास में अच्छा बनाऊं आपको और अच्छे दिखाऊं। बाकी इसकी टॉपिक वाइज समरी आपकी मिलेगी आपको, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर एसएससी और ये जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सीधे टॉपिक कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, सीधा परिभाषाओं से पूछे जाते हैं। इसके लिए ये इकोनॉमी की जो मैंने क्लास बताई आपकी, ये इसमें मैंने करीबन आपके 10 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कराए हैं। आप देखेंगे, आपको जब एग्ज़ाम आएगा तब मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जो है सक्सेस पाथ ऑनलाइन। सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब और टेलीग्राम। थैंक यू। साइनिंग ऑफ टीम सक्सेस पाथ ऑनलाइन।